हाय फ्रेंड्स, मैं संजीव और आज हम मध्यकालीन भारत में आ चुके हैं। मध्यकालीन भारत का प्रथम टॉपिक मेरा है त्रिपक्षीय संघर्ष। त्रिपक्षीय जिसमें पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट आपस में एक दूसरे से भिड़ेंगे। और भिड़ेंगे किस लिए? तो यहाँ पे एक एरिया है मेरा कन्नौज का, और ये कन्नौज को हासिल करने के लिए आपस में लोग भिड़ेंगे। कहा जाता है क्या कि कन्नौज एक दोआब क्षेत्र था। दोआब किसे कहते हैं? तो दोआब कहते हैं दो नदियों के बीच की भूमि को कहा जाता है दोआब। ये नदी थी मेरी गंगा और ये नदी थी मेरी यमुना। तो कन्नौज एक ऐसा एरिया था जिसको पाल शासक भी चाहते थे कि हम हासिल कर ले, और पाल शासक थे बंगाल और बिहार के क्षेत्र में। प्रतिहार शासक भी चाहते थे कि हम इसे हासिल कर ले, और राष्ट्रकूट शासक भी चाहते थे कि हम इसे हासिल कर ले। ये तो पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट को ये कन्नौज को हासिल करने के लेकर युद्ध हो जाएगा। ठीक है। और युद्ध में पाल वंश के एक शासक होंगे जिनका नाम होगा धर्मपाल। वो विजयी हो जाएंगे। तो चलते हैं वन बाई वन। ये कन्नौज इसलिए भी प्रसिद्ध था कि दोआब का क्षेत्र था, यहाँ उपजाऊ दृष्टिकोण से ये काफी महत्वपूर्ण था। इसके साथ ही साथ व्यापारिक दृष्टि से भी काफी अच्छा था, क्योंकि गंगा नदी से आराम से व्यापार हो सकता था हमारा। ठीक है। और गंगा नदी व्यापार का एक मुख्य स्रोत था उत्तर भारत का। ठीक है। तो अब हम वन बाई वन शासकों के बारे में बात करेंगे। नंबर 1 पे आएंगे पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। चलते हैं पाल वंश के बारे में। तो पाल वंश से कहा जाता है कि इसके संस्थापक जो हमारे थे, संस्थापक थे हमारे गोपाल साहब। और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये 750 से लेके 770 एडी तक गद्दी पर रहेंगे गोपाल साहब। और गोपाल साहब से एक ही क्वेश्चन आता है कि पाल वंश के संस्थापक कौन थे? तो पाल वंश के संस्थापक गोपाल थे। गोपाल ने एक विश्वविद्यालय की स्थापना किया था, ये बस याद रखना है, विश्वविद्यालय। और ये विश्वविद्यालय की जो स्थापना किया था उसका नाम था उदंतपुरी। और उदंतपुरी हमारा कहीं और नहीं बल्कि बिहार ही शरीफ में था, और इसके अवशेष भी अब नहीं मिलते हैं। उदंतपुरी हमारा बिहार शरीफ में था और इसके अवशेष भी नहीं मिलते हैं। तो ये थे हमारे गोपाल साहब जो पाल वंश के संस्थापक है। गोपाल हो गए। अब दूसरा राजा आएगा जिनका नाम है हमारा धर्मपाल। और धर्मपाल से क्वेश्चन आते हैं। हमारे दूसरे शासक आएंगे धर्मपाल। और धर्मपाल गद्दी पे बैठेंगे अपने पिता की मृत्यु के बाद, यानी 770 से 810 ईस्वी तक ये रहेंगे गद्दी पर। और धर्मपाल कुछ काम करेंगे। धर्मपाल क्या करेंगे? तो अपने पिता के ही तरह धर्मपाल एक विश्वविद्यालय का निर्माण करेंगे जिसका नाम होता है विक्रमशिला विश्वविद्यालय। ये बातें याद रखनी है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल करेंगे। और ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ था? तो ये कहीं और नहीं था, भागलपुर का एरिया समझ रहे हैं, बिहार का भागलपुर। तो भागलपुर के एरिया में हमारा था विक्रमशिला विश्वविद्यालय, और इसके अवशेष अभी भी मिलते हैं। ठीक है। धर्मपाल त्रिपक्षीय संघर्ष में हिस्सा लेंगे और ये जीत जाएंगे। परंतु एक शासक होता है राष्ट्रकूट वंश का जिसका नाम होता है ध्रुव। वो धर्मपाल को पराजित कर देंगे। ठीक है। धर्मपाल नालंदा विश्वविद्यालय का आप नाम सुन चुके होंगे। नालंदा विश्वविद्यालय कहा जाता है कि धर्मपाल नालंदा विश्वविद्यालय के लिए 200 गांव दिए थे दान में, उनके रख रखाव के लिए। धर्मपाल दिए थे नालंदा विश्वविद्यालय का, मरम्मत करवाए, जीर्णोद्धार करवाया और 200 गांव दान में दे दिया कि आप नालंदा विश्वविद्यालय का रख रखाव कीजिए। धर्मपाल के समय दो बौद्ध दार्शनिक आएंगे जिनका नाम होता है शांत रक्षित, और एक होंगे दीपांकर होंगे। ये दो बौद्ध धर्म के व्यक्ति का नाम याद रखना है।
तो पाल वंश से यही क्वेश्चन आएगा, ज्यादा नहीं, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाया था, 200 गांव को अनुदान में किसने दिया था, ठीक है, और शांत रक्षित और दीपांकर किनके दरबार में आए थे, ये दोनों बौद्ध धर्मावलंबी है। और चलते हैं, इनकी कुछ उपाधियां थी, किनकी, तो धर्मपाल की, और धर्मपाल की उपाधि थी परम सौगात की। इन्होंने परम सौगात का उपाधि धारण किया था। पहली बात ये, एक और इनके दरबार में आएंगे साहब, और वो धर्मपाल को एक उपाधि देंगे परम भागवत की। परम भागवत की उपाधि भी ये लेंगे। तो ये बातें इतनी सी याद रखनी है। धर्मपाल में मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनकी उपाधि, ठीक है। उनके दरबार में शांत रक्षित और दीपांकर बौद्ध धर्मावलंबी आएंगे, नालंदा विश्वविद्यालय का जीर्णोद्धार करवाएंगे, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है विक्रमशिला विश्वविद्यालय। और ये पूछा गया है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाया था और ये कहाँ स्थित है। ये बातें पाल वंश के संस्थापक को याद रखना है, गोपाल, और इन्होंने बिहार शरीफ में उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना करवाया था, ठीक है। तो मेरा पाल वंश हो गया, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दूसरा हम चलते हैं प्रतिहार राष्ट्र के बारे में और राष्ट्रकूट के बारे में। ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होने वाला है, इवन 7 से 10 मिनट में ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं प्रतिहार। और हाँ, आप देख लो, लाइक नहीं किए हो तो आप एक लाइक कर देना। और जैसा कि मैं हर बार कुछ क्वेश्चन पूछता हूं तो 2 क्वेश्चन आपके लिए रहेगा इस बार भी। चलते हैं अब प्रतिहार के बारे में, और यहां से 1-2 क्वेश्चन आते हैं। प्रतिहार वंश कहा जाता है इसके संस्थापक थे दंती दुर्ग। यहां से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा। ये पढ़ने का मेरा मकसद है कि एक व्यक्ति होंगे राजशेखर, वो कुछ पुस्तक लिखेंगे, उनके बारे में बस पढ़ना है। संस्थापक है प्रतिहार के दंती दुर्ग साहब। दंती दुर्ग नहीं, दंती दुर्ग नहीं होंगे जी, नागभट्ट प्रथम होगा, नागभट्ट प्रथम होगा। इनके संस्थापक थे और इनकी राजधानी थी, इनकी राजधानी जाएगी अनिहलबाड़, सॉरी भनीमाल जाएगा इनका राजधानी, ठीक। ये बात तो देख लेना, बस प्रतिहार राजवंश का संस्थापक पूछा है, राजधानी पूछा है। एक और शासक होंगे नागभट्ट द्वितीय, बस इनके बारे में देख लो। एक शासक का नाम ये यहां पे याद रखना, एक शासक का नाम नागभट्ट द्वितीय का नाम याद रखना। और नागभट्ट द्वितीय बस एक काम करेगा, इसलिए नागभट्ट द्वितीय के बारे में पूछ देता है कि बताइए प्रतिहार राजवंश का वो शासक का नाम बताइए जिसने अपने राजधानी भनीमाल से परिवर्तित करके कन्नौज को ले गया। तो ये थे हमारे नागभट्ट द्वितीय। बस इनकी राजधानी परिवर्तन याद रखिएगा, बस और कुछ नहीं। ये अपनी राजधानी कन्नौज को बनाते हैं बस। और इसी में एक शासक और है महेंद्रपाल, और महेंद्रपाल से भी क्वेश्चन कुछ आएगा नहीं। महेंद्रपाल के दरबार में एक व्यक्ति रहते थे, उनका नाम याद रखना है। तो महेंद्रपाल के दरबार में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था राजशेखर। और राजशेखर इसलिए इंपॉर्टेंट है कि राजशेखर ने कुछ पुस्तकें लिखी है, बस वो पुस्तक आपको याद करना है। पुस्तक था काव्य मीमांसा, दूसरा था कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, कर्पूर मंजरी, भुवन कोश, और थे बाल रामायण, और एक लास्ट पुस्तक था हर विलास। तो आपको मैं बता दूं, ये बोर्ड पे जितने भी पुस्तक का नाम लिखा है आप ये याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये सारा पुस्तक का नाम किसी ना किसी एग्जाम में पूछा गया है। और ये भी पूछा गया है कि राजशेखर किनके दरबार में थे।
तो राजशेखर किनके दरबार में अगर पूछे तो महेंद्रपाल होगा। राजशेखर किस वंश के दरबार में थे तो प्रतिहार राजवंश होगा। बस इससे ज्यादा कुछ और नहीं। ठीक है, अब चलते हैं हम। अब एक बात आप देख लो कि प्रतिहार राजवंश का एक अंतिम शासक हो जाएगा महिपाल। महिपाल के बारे में इंपॉर्टेंट नहीं है, बट महिपाल के बारे में मैं बता दूं कि महिपाल के दरबार में एक व्यक्ति आएंगे। महिपाल के दरबार में, और ये क्वेश्चन पूछा गया है, लगभग 915 के आसपास में एक व्यक्ति आएंगे जिनका नाम है आलमसुदी। और ये क्वेश्चन पूछा हुआ इसलिए मैं बता ही देता हूं, शायद पूछ दे फिर से। आलमसुदी, तो ये क्वेश्चन पूछा है कि आलमसुदी किनके दरबार में थे। आलमसुदी महिपाल के दरबार में थे। ठीक है, प्रतिहार राजवंश का, ये पाल मत समझिएगा महिपाल के समय, ये प्रतिहारी राजवंश का शासक है आलमसुदी। आलमसुदी प्रतिहारों को अलजुर्ज कहा है। आलमसुदी प्रतिहार को अलजुर्ज कहेगा, ये बातें। और ये कहां का शासक था तो ये बगदाद का था। बस ये बात, ये 3 बात आलमसुदी के बारे में याद रखिए कि आलमसुदी आया था 915 में, जिस समय महिपाल था प्रतिहार वंश का शासक। इसने प्रतिहारों को अलजुर्ज कहा है और ये बगदाद का व्यक्ति था, बस और कुछ नहीं। अब चलते हैं राष्ट्रकूट के बारे में। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक हमारे होंगे, चलते हैं राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट में कुछ पढ़ना नहीं है, बट फिर भी आप संस्थापक देख लो और राजधानी देख लो। राष्ट्रकूट वंश, राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक होंगे दंती दुर्ग साहब, बस। और इनकी राजधानी थी मालखेड़े। मालखेड़ा इनकी राजधानी थी। कहा जाता है कि राष्ट्रकूट वंश का एक शासक था जिसका नाम था ध्रुव। ध्रुव कहा जाता है सबसे शक्तिशाली शासक था। ध्रुव त्रिपक्षीय संघर्ष में हिस्सा लिया था और ध्रुव विजय हुआ था। ध्रुव पाल वंश के शासक धर्मपाल को ही पराजित किया था। अब प्रतिहार वंश का एक शासक था जिसका नाम था नागभट्ट द्वितीय, उसको भी पराजित किया था। तो राष्ट्रकूट वंश में कुछ और नहीं, बस दंती दुर्ग को याद रखिएगा, संस्थापक और राजधानी। ठीक है, यहीं तक मेरा आज का क्लास। बस आप 2 क्वेश्चन का आंसर देते जाइए। पहला क्वेश्चन है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने और कहां पे करवाया था। और दूसरे क्वेश्चन का आंसर है, दूसरा क्वेश्चन मेरा यह है कि राजशेखर की पुस्तकें कौन कौन सी थी। बस ये आप आंसर दे दो कमेंट में। और हाँ, अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल हो, लाइक करना, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक अपना ख्याल रखिए। मैं फिर कल मिलता हूं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।